हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आप सभी लोगों का मुनेश्वर देवनंदन यादव महिला पीजी कॉलेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज पहले क्लास में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम ये जानेंगे कि यहाँ पे उसका सिलेबस क्या है, उसको कितने मार्क्स में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और उसका ड्यूरेशन क्या है, समय अवधि। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं। सिलेबस, मैथमेटिक्स सिलेबस। तो दोस्तों, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर हैं तो आपको अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो इसमें जो मैथमेटिक्स पूछा जाता है वो 200 मार्क्स का पूछा जाता है। 200 नंबर का मैथमेटिक्स का पेपर होता है, और बाकी जो और दो पेपर होते हैं वो भी 200 नंबर के होते हैं। तो पूरा मिला के आप 3 पेपर पढ़ते हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और वो जो तीनों सब्जेक्ट होते हैं वो 600 नंबर का होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे केवल मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जो मैथमेटिक्स है वो 200 नंबर का होगा। अब हम ये जानेंगे कि 200 नंबर को आपके एग्ज़ाम में किस तरह से वो डिवाइड करते हैं, कैसे वो एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका पेपर होता है, 3 पेपर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में होता है। तो एक पहला जो पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, वो है आपका अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों, जो पहला पेपर है वो है आपका अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये जो पहला पेपर है वो एग्ज़ाम में 65 मार्क्स का पूछता है। तो जो आपका अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री है वो एग्ज़ाम में आपका 65 मार्क्स का पूछता है। दोस्तों, आपने इंटरमीडिएट लेवल पे अलजेब्रा यानी बीजगणित के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जितना भी आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है अलजेब्रा में, हम लोग उसके आगे बात करेंगे। वहाँ पे आपने फंक्शन वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, फंक्शन मीन्स फलन, फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो भी आपने पढ़ा होगा उसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत आप देखेंगे कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका ये पेपर है। तो ये जो पहला पेपर है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक पार्ट में आपका अलजेब्रा आ जाता है, पार्ट फर्स्ट में अलजेब्रा आ जाता है, एंड सेकेंड पार्ट में आपका ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसके कुछ मार्क्स तय होते हैं, इसमें कुछ नंबर फिक्स होते हैं कि इतना नंबर का इससे पूछेगा, इतना नंबर का इससे पूछेगा। तो जब भी नंबर की बात होगी तो आपको जैसे चैप्टर पढ़ाया जाएगा वैसे आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछता है, तो आप जान जाएंगे कि कितने नंबर का वो पूछता है। तो दोस्तों, इसको क्या किया जाता है, पेपर को यूनिट वाइज डिवाइड किया जाता है। तो इसमें जो यूनिट की संख्या है पहले वाले पेपर में वो 5 यूनिट है। तो इसका मतलब ये है कि 5 यूनिट है, और जो 5 यूनिट है उस 5 यूनिट में आपके अलग अलग चैप्टर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पहली वाली यूनिट है उस पहली वाली यूनिट में कुछ चैप्टर होंगे आपके, फिर आपकी दूसरी यूनिट में भी कुछ चैप्टर होंगे, तीसरी यूनिट में भी कुछ चैप्टर होंगे। तो हम उन सारे चैप्टर के बारे में अभी बातें नहीं कर रहे हैं। जब भी कोई भी पेपर आपका इसमें से स्टार्ट किया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम ये आपको बताएंगे कि ये जो चैप्टर है वो किस यूनिट से है। वहाँ पे हम इस तरह की बातें करेंगे और आपको वहाँ पे बताया जाएगा। तो बस ये आप जानते रहें कि पहले वाले पेपर में आपकी 5 यूनिट होती है, और एग्ज़ाम में आपका ये 65 मार्क्स का पूछता है, यानी 65 नंबर का पूछता है। और जो इसका समय अवधि है, ड्यूरेशन है एग्ज़ाम में, वो 3 घंटे होता है। हालांकि इसके पहले भी आपने जो भी पेपर दिए होंगे वो 3 ही घंटे का रहा होगा। तो ये भी आपका जो पेपर है उसका जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर है, 3 घंटे। इसके बाद दोस्तों, आपका पेपर नंबर सेकेंड आता है, पेपर सेकेंड। तो पेपर सेकेंड में आपका आता है कैलकुलस। तो दोस्तों, कैलकुलस के बारे में आप जानते हैं, कैलकुलस के बारे में आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि कैलकुलस में ही
आप डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये काफ़ी बार आपका आएगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो दोस्तों जो डिफरेंशिएशन है उसके मीन्स होता है अवकलन। इसमें आप लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यूपी बोर्ड से होंगे। तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आप ये समझेंगे कि अवकलन मीन्स ही होता है डिफरेंशिएशन। दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यूपी बोर्ड से ही बीएससी करते हैं। बहुत कम स्टूडेंट जो हैं वो आपके सीबीएसई बोर्ड से होते हैं। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को इंटरमीडिएट में बहुत बार पढ़ा होगा कि अवकलन क्या होता है। और इसके मीन्स होता है इंटीग्रेशन मीन्स समाकलन। चूँकि इसमें इसको पढ़ने वाले बीएससी में पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट यूपी बोर्ड से होते हैं, और चूँकि वो पहली बार आते हैं, यूपी बोर्ड्स मीन्स हिंदी मीडियम से वो आते हैं डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं तो थोड़ी सी आपको दिक्कतें होंगी, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। क्योंकि ये पूरी तरह से आपका इंग्लिश बेस्ड है। जो आप पढ़ेंगे वो हर चीज़ इंग्लिश में पढ़ेंगे आप, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपके लिए नई होंगी, बट आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा। बस आप क्या करें, आप हमारे साथ बने रहें। आप जब भी इस तरह की प्रक्रिया चल रही है, लॉकडाउन की प्रक्रिया, इस दौरान हम लोग ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा पा रहे हैं। कॉलेज द्वारा, महाविद्यालय द्वारा आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। बट अगर जब भी आप ऑफलाइन के लिए आते हैं तो आप देखेंगे आपको और भी बेहतर चीज़ें जानने को मिलेंगी, क्योंकि आप उस दौरान आप हमसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। फ़िलहाल आप ये समझते रहें कि अगर यहाँ पे अवकलन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा पीछे, अवकलन, तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ सीख लेंगे कि अवकलन को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन अगर मैं बार बार नाम लेता हूँ तो आप समझ लेंगे कि वो वही बातें हो रही हैं। तो हम लोग इसके बारे में कम बात करेंगे, हम यही नाम लेंगे और आपको याद भी हो जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप कह रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मीन्स होता है समाकलन। तो जो ये कैलकुलस है, कैलकुलस, इस कैलकुलस में ये दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ये दोनों चीज़ें सम्मिलित होती है इस कैलकुलस में। तो ये कैलकुलस भी दो पार्ट में डिवाइड है। तो पहले वाले पार्ट में पूरी तरह से डिफरेंशिएशन से रिलेटेड चीज़ों को आप पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन से यानी अवकलन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। एंड जो सेकेंड पार्ट है, उस सेकेंड वाले पार्ट में आप इंटीग्रेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों जो भी आपका यूनिट होता है, इसमें भी 5 यूनिट होती है। तो जो 5 यूनिट होती है, पहले वाले पेपर में भी आपका 5 यूनिट हो रहा था, इस वाले पेपर में भी आपका 5 यूनिट है। तो उस पेपर में आपको बताया जाएगा, हालांकि इसमें 20 चैप्टर से ज़्यादा हैं आपके कैलकुलस में, तो वो यूनिट वाइज एक यूनिट में कितने चैप्टर है उस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। तो हम उसको जानेंगे, जब भी हम इसको पढ़ाएंगे तो हम उसके बारे में लगातार बातें करेंगे। एंड ये जो पूछता है ये भी 65 मार्क्स का पूछता है। तो आपका एग्ज़ाम में ये 65 मार्क्स का पूछता है। एंड फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो थर्ड पेपर है, पेपर थर्ड, वो है आपका जियोमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस। तो यहाँ पे जो तीसरा पेपर है वो है आपका जियोमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम में पूछता है वो 70 मार्क्स का। तो 70 मार्क्स का ये एग्ज़ाम में पूछता है। अगर आप इनको अगर ऐड करें ये पूरा, तो आप ये पाएंगे कि अगर इनको ऐड करें तो जो टोटल मार्क आता है, टोटल, वो आपका 200 मार्क्स हो जाएगा। तो 200 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। तो ये दोस्तों जो तीसरा वाला पेपर है वो है जियोमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। जियोमेट्री आपने अगर इंटरमीडिएट में, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपने इंटरमीडिएट में कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री करके होता है, तो वहाँ पे स्पेशली करके आपका हाइपरबोला के बारे में पढ़ते हैं। पैराबोला, हाइपरबोला, पैराबोला। पैराबोला मीन्स परवलय और हाइपरबोला मीन्स अति परवलय होता है।
और उसी तरीके से आप दीर्घवृत्त यानी एलिप्स के बारे में पढ़े होंगे, सर्किल यानी वृत्त के बारे में पढ़े होंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा होगा। बट यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जितना भी आपने पढ़ा होगा उसके आगे हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। एंड वेक्टर के यानी सदिश के बारे में आप कुछ पढ़े होंगे। तो आप देखेंगे कि कैलकुलस में यहाँ पे एक तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात हमने कहा था कि कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। बट यहाँ पे वेक्टर भी नाम दिया है, वेक्टर मीन्स होता है सदिश। तो वहाँ पे हम सदिश को आप देखेंगे कि सदिश को हम लोग डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पे हम जानेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। पहला जो पार्ट है वो है आपका जियोमेट्री एंड द सेकेंड पार्ट इज वेक्टर कैलकुलस। तो इसको भी दो भागों में ये बांटा गया है। तो दोस्तों ये आपके सिलेबस में है 3 पेपर, तीनों पेपर आपका 200 नंबर का यहाँ पे हो गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसमें से कोई एक ऐसा पेपर लेंगे जो आपके लिए विशेष तौर पे आपके लिए आसान हो और आप उसको समझ पाएँ। हम इसलिए कोई पेपर इस तरह का लेंगे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप पहली बार मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं, हमने पहले भी बताया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो यूपी बोर्ड से होते हैं। तो कुछ ऐसी टॉपिक को हम लेकर चलेंगे या कुछ जो भी इसमें से पेपर होगा किसी एक पेपर को हम लोग लेंगे और उस पेपर में से हम लोग एक पेपर को पढ़ेंगे और उसमें से कुछ एक ऐसे टॉपिक को हम लेंगे जो आपके रेंज में हो, आपको समझ में आए और वो आप पढ़े हों। तो आप चीज़ों को पढ़े हों, हम वहीं से शुरुआत करेंगे और हम धीरे धीरे करके हम एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि आपको ये बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको मेरे पढ़ाने में अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं। आप हमें वहाँ पे बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार की दिक्कत है, तो हम वहाँ पे आपको सॉल्यूशन उसका देंगे। चलिए तो आइए हम लोग कुछ पढ़ते हैं। यहाँ पे हम कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो ये आपने सिलेबस के बारे में पढ़ा जाना। आप क्या कर सकते हैं कि आप वीडियो को देख के आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अब जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा यहाँ पे, आप उसके लिए आप नोट बना सकते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, अगर आपको लगेगा कि इसको नोट करने लायक है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप अपने नोट में आप लिख सकते हैं। तो आप इसके लिए नोट बना लेंगे। फ़िलहाल जो आप सेकेंड पेपर देख रहे थे, पेपर सेकेंड, जो पेपर आप सेकेंड देख रहे थे वो आपका था कैलकुलस। तो आपका ये पेपर था कैलकुलस। तो कैलकुलस के बारे में हम जानते हैं। कैलकुलस को इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत ज़्यादा लड़के आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, तो इसलिए हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये आपके लिए हो सकता है कि ज़्यादा आसान हो अन्य सब्जेक्ट के अपेक्षा, अन्य पेपर की अपेक्षा, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो दोस्तों आपका इसमें एक चैप्टर आता है। चैप्टर जो है वो है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे दोस्तों आपका एक जो चैप्टर है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब हम ये जानेंगे कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन आखिर में होता क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कहा, यहाँ पे एक चीज़, ये जो आप डिफरेंशिएशन वर्ड देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन, हमने अभी अभी बताया कि इसके मीन्स होता है अवकलन। तो इसके मीन्स होता है अवकलन करना। तो आप यहाँ से समझ रहे हैं डिफरेंशिएशन मीन्स एक तरह का अवकलन, और पार्शियल मीन्स होता है आंशिक रूप से। पार्शियल मीन्स होता है आंशिक रूप से। तो दोस्तों आप बस ये याद रखें कि आप बस ये जानते रहें कि डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन होता है या अवकलन मीन्स डिफरेंशिएशन होता है। क्योंकि आप हिंदी, मैक्सिमम लोग हिंदी से आ रहे होंगे, तो आप अवकलन मीन्स डिफरेंशिएशन समझेंगे। तो आप हमेशा जब भी मैं नाम लूँगा तो डिफरेंशिएशन वगैरह करके नाम लूँगा, तो आपको वो समझना होगा।
और यहाँ पे पार्शियल मीन्स आंशिक रूप से। तो आप ये इसका जो हिंदी मीनिंग है वो यही है। तो आप इसको समझ सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर नहीं नोट करते हैं तब भी कोई बात नहीं है। तो ये आपके चैप्टर का जो ये है वो यही है आपका। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसकी डेफिनीशन पे हम कैसे पहुँचेंगे। तो इसकी डेफिनीशन पे पहुँचने के लिए दोस्तों हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे, कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटे लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आप देखेंगे कि आपको एक समय आएगा कि हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को जान जाएंगे। तो जैसे दोस्तों एक चीज़ होता है कांस्टेंट। अब यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि बिल्कुल हम एक तरह से टॉपिक पे हैं और बिल्कुल आपके सिलेबस पे हैं, सिलेबस से ही ये सारी चीज़ें बात की जा रही हैं। बट ये आप बिल्कुल हम बेसिक से बात कर रहे हैं। हालांकि आप ये सारी चीज़ें जानते होंगे, जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा आप सारी चीज़ें जानते हैं, बट ये आपके लिए थोड़ा सा इंटरमीडिएट से आप ग्रेजुएशन में आ रहे हैं तो थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज हो रही है। इसलिए लैंग्वेज चेंज होने की वजह से हमें थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करना होगा कि कांस्टेंट क्या होते हैं। तो कांस्टेंट मीन्स होता है नियतांक। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि नियतांक, तो नियतांक मीन्स एक तरह से कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट मीन्स होता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो आपने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। हालांकि वास्तविक संख्याओं के बारे में आपने 9th 10th 11th 12th ये सारे क्लासेस में आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि रियल नंबर क्या होते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते होंगे तो जब हम पहला पेपर पढ़ाएंगे आपको अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा सेट पे बात किया गया है। तो सेट के बारे में हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे तो हम लोग वहीं पे जान लेंगे कि ये रियल नंबर, रेशनल नंबर और इंटीजर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फ़िलहाल तो कांस्टेंट जो होता है, हमने कहा कांस्टेंट जो होता है उसके मीन्स होता है रियल नंबर। कोई रियल नंबर होगा, रियल नंबर मीन्स होता है वास्तविक संख्याएँ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वास्तविक संख्याएँ। तो जनरली क्या होगा कि वास्तविक संख्याएं में क्या होता है कि आपके रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। रेशनल नंबर मीन्स होता है परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर मीन्स होता है अपरिमेय संख्याएं। तो आप जानते हैं जनरली कि अगर √2 की मैं बात करूं, √3 की बात करें और √5 की बात करें, तो ये सारे नंबर जो हैं आपके इरेशनल नंबर हैं यानी अपरिमेय संख्याएं। और अगर हम इस तरह की बातें करें, 0 हुआ, 1 हुआ, 1/2 हुआ, 3/2 हुआ, -4/5 हुआ, तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि ये आपके सारे रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत सारे नंबर होते हैं, इनफाइनाइट आपके होते हैं ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल बस आप ये जानते रहें कि इन्हीं नंबरों में से कोई नंबर हो सकता है। तो जनरली हम क्या करेंगे, कांस्टेंट के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है ABC। तो जब भी आप देखेंगे, जब भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ABC अगर आपका कहीं पे आ जाता है तो वो कांस्टेंट के अंतर्गत आता है। कांस्टेंट मीन्स आपका नियतांक होता है। नियतांक मतलब एक तरह के फिक्स वैल्यू, फिक्स मान। तो अगर हम A बराबर, अगर हम कुछ भी ले लेते हैं, अगर 2 ले लें तो A बराबर 2 है, ये यानी A आपका नियतांक है। तो 2 एक फिक्स वैल्यू है, वो एक यूनिक वैल्यू है। तो 2 आपका चेंज नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कि 2 कुछ और हो जाएगा। तो ये बिल्कुल अगर ये चेंज नहीं होता इसका मतलब ये फिक्स वैल्यू है। एक जो नंबर लाइन होता है वहाँ पे जो 2 है वो किसी एक पॉइंट पे ही मिलेगा और जगह नहीं मिलेगा वो। तो ABC में से, इन सारे नंबर्स में से जो भी आप रियल नंबर पढ़ेंगे यानी वास्तविक संख्याएं, उन सारे नंबरों में से आप कोई भी नंबर इनकी जगह लिख सकते हैं। तो जैसे भी होगा आप बस ये समझते रहें। तो जो कांस्टेंट होता है वो हम जनरली कहेंगे ABC होगा। और दूसरी बारी आती है वेरिएबल। तो दोस्तों वेरिएबल मीन्स होता है चर। कांस्टेंट मीन्स नियतांक होता है या अचर होता है, अचर भी आप इसको कहते हैं। और इसके मीन्स होता है वेरिएबल मीन्स चर। तो एक तरह से आप चर मीन्स जानते हैं यानी वेरिएबल मीन्स जानते हैं कि
वेरिएबल मीन्स होता है चर, यानी एक तरह से वो चेंजेबल होते हैं, वो परिवर्तित हो सकते हैं लगातार। तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं जनरली वो x, y और z करके होता है। तो जब भी आपको कभी x, y, z अगर दिखे कहीं पे तो आप एक बात समझ लेंगे कि ये जो x, y, z हैं वो एक तरह के वेरिएबल्स हैं। तो अगर आपको कहीं पे x, y, z, a, b, c अगर दिख जाए तो आप ये चीज़ पहले तय करेंगे कि इसमें वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। जैसे अगर मैं आपके सामने अगर एक रिजल्ट लिखूं ax + b, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितना वेरिएबल है तो आप कहेंगे केवल एक वेरिएबल है, वो भी x, और कांस्टेंट कितने हैं, 2 कांस्टेंट हैं। तो आप बस इस तरह से पहचानना पहले आप सीखें, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। फिलहाल तो अभी हमने कहा कि जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट यानी नियतांक, वो है आपका a, b, c, और जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे कांस्टेंट्स यूज कर सकते हैं क्योंकि ये 3 हैं तो आप यूज कर सकते हैं। वेरिएबल्स के लिए आप x, y, z का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने अब तक ये जाना कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। हालांकि मैं इसके डेफिनीसन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि डेफिनीसन को आप लगातार पढ़ते आए हैं। आप 9th, 10th, 11th, 12th में लगातार आपने डेफिनीसन पे पढ़ा है। अगर हम इसके बारे में डेफिनीसन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वीडियो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप जानते भी हैं। तो आपका ये कांस्टेंट मीन्स ये हो जाएगा, वेरिएबल मीन्स ये हो जाएगा। तो अब तक आपने ये जाना। अब चलें अब थोड़ा सा हम फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो फंक्शन के बारे में जानते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस मीन्स होता है फलन, या फंक्शन मीन्स होता है फलन। आप इसके मीन्स बहुत बार पढ़े होंगे, फलन। तो फलन के बारे में, अगर फंक्शन के बारे में अगर हमें पढ़ना होगा तो हम फर्स्ट वाले पेपर में जानेंगे। हालांकि फंक्शन के बारे में भी आप जानते हैं, बट आपके ये सिलेबस में है फंक्शन क्या होता है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, रिलेशन एंड फंक्शन करके आपका चैप्टर है, पहला वाला चैप्टर फर्स्ट पार्ट में। तो वहाँ पे हम बहुत डिटेल से इसके बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल बस आप ये जानते रहें फंक्शन, फलन, फंक्शन मीन्स होता है आपका फलन। अब देखें, अगर मान लीजिए कि हम कुछ कांस्टेंट लें, मान लीजिए कि हमने कोई कांस्टेंट लिया a और एक वेरिएबल हम ले रहे हैं और इसके साथ कुछ प्रोडक्ट कर रहे हैं ax। तो यहाँ पे a का हमने x के साथ प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पे एक तरह से गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे हमने गुणा किया। मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ ये लिख रहे हैं bx² एंड प्लस यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख रहे हैं c। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने a का प्रोडक्ट किया x के साथ, b का प्रोडक्ट किया x² के साथ और c को इसमें जोड़ दिया। तो यहाँ पे जो डॉट है, प्लस है, ये एक तरह से बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं। फिलहाल आपने इसको मल्टीप्लाई के रूप में पढ़ा होगा, गुणा के रूप में, और इसको धन के रूप में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे लगातार चीज़ें क्या हो रही, गुणा हो रही हैं, प्रोडक्ट हो रहा है और उनको क्या किया जा रहा है, जोड़ा भी जा रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि ये एक तरह का आपको रिजल्ट मिल रहा है ये पूरा। और अगर हम आपसे पूछे कि इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, कितने वेरिएबल, तो आप कहेंगे केवल x यूज हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं x² और x से कोई वो नहीं है, आप बस ये समझेंगे कि इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो इसमें केवल एक वेरिएबल यूज हो रहा है, वो भी x। तो अगर x वेरिएबल है तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, 1 वेरिएबल। इसका मतलब इसमें 1 वेरिएबल हैं। कांस्टेंट कितने, 1, 2, 3, यानी 3 कांस्टेंट हैं। तो हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उसमें कांस्टेंट का रोल नहीं होगा, हालांकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, बट उसमें कोई रोल नहीं होगा। उसमें जो वेरिएबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो x है, यानी इस पूरे रिजल्ट में एक वेरिएबल यूज हो रहा है। तो जब पूरे रिजल्ट में एक वेरिएबल यूज हो रहा है तो वो कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, x वेरिएबल। तो अगर ये x वेरिएबल यूज हो रहा है तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि दिस इज़ द फंक्शन ऑफ जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है तो आप x लिखेंगे।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आपने देखा कि अगर कोई भी आपका रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट या फंक्शन या इक्वेशन अगर जिस वेरिएबल में होगा उसी में आपको इस फंक्शन को लिखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए 2y + 3 अगर हमने लिया तो 2, 3 कांस्टेंट हो जाएंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल यूज हो रहा है y वेरिएबल, तो आप इसको चाहें तो f ऑफ y भी कह सकते हैं, f ऑफ y कह सकते हैं। आप इस f की जगह जो यहाँ पे फंक्शन f यूज हो रहा है इसकी जगह आप फाई ऑफ x का इस्तेमाल कर सकते हैं, fx की जगह आप फाई ऑफ x का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप साई ऑफ x का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो जो फंक्शन होता है उसके लिए आप f का यूज कर सकते हैं, फाई का यूज कर सकते हैं, साई का यूज कर सकते हैं, और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये जो भी आएगा इसको हम कहेंगे फंक्शन, ये भी आपका फंक्शन होगा। तो इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? 1 वेरिएबल। तो इसको हम कहेंगे फंक्शन इन 1 वेरिएबल। आप चाहें तो यहाँ पे x लिख सकते हैं। तो फंक्शन इन 1 वेरिएबल x लिखा जा सकता है, फंक्शन इन 1 वेरिएबल x। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ये कैसा फंक्शन है तो आप कहेंगे ये भी एक तरह का फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल ही है, बट इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो y यूज हो रहा है। तो दिस इज आल्सो सेड टू बी फंक्शन इन 1 वेरिएबल y। तो आपने ये समझा कि ये क्या चीज़ें हैं। अगर हम आपके सामने इस तरह से लिखें 2z² + 4z + 3 ऐसे, तो आप यहाँ पे अब समझ गए हैं कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज f ऑफ z, इसको आप लिख सकते हैं 1 वेरिएबल z यूज हो रहा है तो आप यहाँ पे f ऑफ z का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फाई ऑफ z या साई ऑफ z ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसमें भी 1 वेरिएबल यूज हो रहा है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि दिस इज द फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल z। यहाँ पे z लिख सकते हैं, इसके लिए आप y का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए z का, इसके लिए x का। तो हमने यहाँ पे बस जनरली लिख दिया कि फंक्शन इन 1 वेरिएबल सबको कहते हैं इन सारी चीज़ों। तो दोस्तों आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि फंक्शन हमें किस तरह से मिल रहा है, कुछ कांस्टेंट हो रहे हैं, कुछ वेरिएबल्स हो रहे हैं, उनका इस तरीके से प्रोडक्ट हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल रही हैं। अच्छा, अब दोस्तों अगर मान लीजिए कि हमारे सामने एक इस तरह से रिजल्ट आ रहा है कि ax² y प्लस by ऐसे, तो अगर इसको फंक्शन में नाम देना है कि ये कैसा फंक्शन है तो आप सबसे पहले वेरिएबल चेक करेंगे। आप कांस्टेंट पे अगर ध्यान नहीं देते हैं तब भी काम चल जाएगा, बट आपको यहाँ पे वेरिएबल पे मेन फोकस करना है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक तो x यूज हो रहा है, एक तो y यूज हो रहा है। आप ये नहीं ध्यान देंगे कि x², ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y, यही 2 यूज हो रहे हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो इसको लिख सकते हैं f ऑफ xy ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इसमें 2 वेरिएबल शामिल हैं और ये फंक्शन है तो इसको हम लोग कहेंगे फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स। तो आपका ये क्या कहलाएगा? फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। तो x और y में फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स कहलाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, यहाँ पे 2xz + 5z² ऐसे लिख ले रहे हैं। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपके 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं x और z, इस पूरे इक्वेशन में x और z यूज हो रहे हैं। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ xz। तो आप यहाँ पे एक चीज़ पा रहे हैं कि जो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स होते हैं वो किस तरीके से मिल रही है, ये भी आपका है। तो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल इन x एंड z इसको पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें जाने दोस्तों, होता क्या है कि जनरली जब भी आप फंक्शन ऑफ x देखते हैं तो इसको जनरली y से लिखा जाता है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसको,
तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पे आपने देखा था कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा था, वहाँ पे आपका f(x) था, तो आप इस f(x) के बराबर हमेशा y पढ़े होंगे। तो y बराबर जो f(x) होता है वो एक तरह का फंक्शन होता है। यहाँ पे हम y को भी कह सकते हैं कि y जो है वो x का फंक्शन है, चाहे हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो f है वो x का फंक्शन है। तो इस y बराबर f(x) जो फंक्शन की बात हम कर रहे हैं वो एक तरह के कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ये जो रिप्रेजेंट करता है, यानी रिप्रेजेंट मीन्स होता है प्रदर्शित करना, तो ये जो आपका फंक्शन रिप्रेजेंट करता है यानी प्रदर्शित करता है वो कर्व को यानी वक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो वक्र में आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, सर्किल हुआ, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, ये सारी चीज़ें यानी दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, परवलय, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने वक्र के अंतर्गत पढ़ा होगा। तो जो फंक्शन होते हैं वो किसी ना किसी के कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। तो ये आपने हमेशा पढ़ा होगा कर्व के अंतर्गत ये सारी चीज़ें। फिलहाल तो हमने यहाँ पे जाना कि फंक्शन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, और इसी तरीके से हम ये जानेंगे कि फंक्शन इन 3 वेरिएबल क्या होता है। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये है x² + y² + z² + 2xyz, मान लीजिए कि ये एक तरह का रिजल्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 कांस्टेंट है, बाकी यहाँ पे सारे वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उसमें जो पहला वेरिएबल है वो x है, दूसरा है y और तीसरा है z। तो यानी इसमें 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो आप इसको चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं f(x, y, z). दिस इज़ द फंक्शन ऑफ x, y, z। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो x, y, z में है। इसको पढ़ा जा सकता है f(x, y, z) एंड दिस इज इक्वल टू दिस फंक्शन इन 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स आप चाहें तो लिख सकते हैं x, y, z। तो 3 वेरिएबल में एक तरह का फंक्शन है। तो आज दोस्तों आपने जो पढ़ा है वो फंक्शन इन 1 वेरिएबल पढ़ा, फंक्शन इन 2 वेरिएबल आपने पढ़ा और फंक्शन इन 3 वेरिएबल पढ़ा। दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा हम बड़े टॉपिक पे नहीं गए हैं, बहुत हमने एक ऐसी चीज़ से शुरुआत की है जो आपको पहले से जानकारी, पहले से आपको पता है। ये सारी चीज़ें इस तरह की बार बार आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको बार बार दिखती हैं वहाँ पे। तो हमने क्या किया, बस थोड़ा सा फंक्शन के बारे में जिक्र किया कि वेरिएबल के आधार पे यानी चर के आधार पे जो फलन होते हैं, एक वेरिएबल, एक चर में, 2 चर में, 3 चर में, वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमने हल्का फुल्का डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। और तब तक के लिए आपको धन्यवाद देखने के लिए।